आज जो विषय मुझे चर्चा के लिए दिया है वो विषय ज्ञान के सृजनवादी संदर्भ। थोड़ा सा जो विषय, इसमें एक शब्द है सृजनवादी। संस्कृत की दृष्टि से देखें तो कहते हैं सृजन शब्द, व्याकरण कहते हैं कि सृजन शब्द उचित नहीं है, इसके स्थान पर सर्जन शब्द होना चाहिए, तो हम इसे सर्जनवाद भी कह सकते हैं। तो आकलन के सर्जनवादी संदर्भ, इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन NCERT या अन्य संस्थाएं जब हिंदी माध्यम में इस शब्द का प्रयोग करती हैं तो सृजनवाद के रूप में करती हैं। हिंदी में हम ले रहे हैं तो इसे तद्भव शब्द के ले सकते हैं, सृजन। तो हम सर्जनवाद या सृजनवाद एक ही भाव में हम इसका प्रयोग करेंगे और इसकी चर्चा करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वर्तमान में आकलन के सृजनवादी या सर्जनवादी संदर्भ। तो सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कि आकलन क्या है। जब आकलन को हम जानेंगे, आकलन के विभिन्न पक्षों को समझेंगे, तब हम आगे की बात कर पाएंगे, आगे के विषयों। समय आकलन की चर्चा करते समय हम इस तरह से आकलन को समझते हैं कि आकलन जैसे संस्कृत की दृष्टि से देखें तो कलयति गणयति अर्थ में भी हो सकता है। तो किसकी गणना करता है, किसका कलन करता है? तो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का, आंग मर्यादार्थ यदि है तो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संकलन, एकत्रीकरण आकलन है। लेकिन मात्र एकत्रीकरण आकलन है तो नहीं, एकत्रीकरण नहीं, एकत्रीकरण आगे बढ़ते हैं तो उन सूचना का एकत्रीकरण करने के पश्चात उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया को भी हम आते हैं। तो इसीलिए आकलन के बारे में विभिन्न मत हैं कि आकलन सूचना संग्रहण का, उस विचार विमर्श करने की एक प्रक्रिया है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करके समझा सकते हैं कि छात्र ने क्या सीखा, छात्र क्या जानता है, छात्र जो जानता है उसे किस प्रकार समझता है, जो समझता है या जो जानता है अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में क्या वो व्यक्त कर सकता है, उसकी समझ को, उसके ज्ञान को वो व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है, जिससे कि उसके अधिगम में वृद्धि हो। तो वो प्रक्रिया है। तो आकलन मात्र केवल सूचना इकट्ठा लेना नहीं, आकलन मात्र का तात्पर्य मूल्यांकन नहीं है, आकलन का तात्पर्य परीक्षा नहीं है, आकलन का तात्पर्य मापन भी नहीं है। मापन हो, परीक्षा हो, आकलन हो, मूल्यांकन हो, ये सारे शब्द कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से डिफर करते हैं, एक दूसरे से इनमें भेद है, बहुत मामूली सा भेद है। लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें अपने एक ही अर्थ में प्रयोग करने लगते हैं, जिससे कि बहुत ही गड़बड़ शिक्षा के क्षेत्र में कई बार सामने आती है, या कई शिक्षकों को इस तरह से इन शब्दों में न होने के कारण प्रक्रियाओं में भी दुविधाएं उत्पन्न हो जाती है। तो हम जो सबसे पहले आकलन की चर्चा कर रहे हैं, पहले आकलन को समझेंगे, उसके बाद हम सृजनवाद और सृजनवादी संदर्भों के विषय में बात करेंगे। तो आकलन, जैसा कि मैंने बताया कि सूचनाओं का ग्रहण करके पश्चात उन पर भली भांति ढंग से विमर्श करने की एक प्रक्रिया है। वे सूचनाएं जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करते हैं, उन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हम कक्षा में किसी भी प्रकार की गतिविधि करा सकते हैं। उन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हम छात्र के परिवार से संपर्क कर सकते हैं। उन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हम साक्षात्कार का प्रयोग कर सकते हैं, छात्र का या किसी उसके मित्र का। उन सूचनाओं को प्राप्त के लिए हम छात्र का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आकलन करने के लिए हमें लिखित रूप में कोई परीक्षा का आयोजन कर रहा है। आकलन के लिए सूचनाएं विभिन्न प्रकार से प्राप्त हो सकती हैं। तो सूचनाओं का संकलन और संकलन करने के पश्चात उन पर विचार विमर्श करना की प्रक्रिया। और क्या विचार विमर्श करना है? विचार विमर्श किन बातों का करना है? विचार विमर्श इन बातों का करना है कि छात्र ने क्या सीखा, छात्र ने जो सीखा, जो सूचना या ज्ञान छात्र ने प्राप्त किया, उस ज्ञान को
उस विषय को छात्र ने कितना समझा। केवल जाना नहीं, जानना एक पक्ष है, विषय को समझना दूसरा पक्ष है। और छात्र ने उसको कितना समझा, ये दोनों बातें सूचना के, तो जानना, उसके बाद उसको समझना, और जो उसने समझा है या जाना है, जो भी शैक्षिक अनुभव उसने प्राप्त किए हैं, उन अनुभवों को परिणाम के रूप में व्यक्त करते हुए क्या वो अपने जीवन में, अपने दैनंदिन गतिविधि में उसका प्रयोग कर पा रहा है, और यदि कर पा रहा है तो उससे उसके अधिगम में और वृद्धि होती है। तो आकलन जो है, आकलन अधिगम में वृद्धि का एक साधन हो सकता है। आकलन स्वयं अधिगम की प्रक्रिया भी हो सकती है, अधिगम का भी आकलन हो सकता है। तो कई तरीके से इसे देखा जाता है। आकलन को अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, या आकलन ही एक अधिगम, आकलन की प्रक्रिया को अधिगम प्रक्रिया के साथ ही मिला रहे हैं। तो असेसमेंट लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, या असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये तीन तरह से इसकी हम चर्चा करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आकलन, अब ये जो आकलन, इसमें एक दुविधा और दूर कर दूं, तब हम विषय को आगे बढ़ाएंगे कि आकलन, मूल्यांकन, परीक्षा, परीक्षण, मापन, इन सारे शब्दों में क्या भेद है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि बहुत थोड़ा भेद है इनमें, लेकिन उस भेद को जानना, उस भेद को समझना हमारे लिए जरूरी है। उस भेद को हम यदि जानेंगे या समझेंगे तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि आकलन जो है, आकलन एक रचनात्मक प्रक्रिया है। आकलन का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि आकलन केवल पूरी, जब आपने पूरा पढ़ा लिया या आपका शिक्षण समाप्त हो गया या आपकी कोई यूनिट समाप्त गई तो यूनिट को के बाद हमने यूनिट टेस्ट ले लिया तो वो यूनिट टेस्ट एक आकलन है। नहीं, ऐसा आकलन नहीं होता। आकलन तो एक रचनात्मक प्रक्रिया है, सर्जनात्मक प्रक्रिया है, जो सतत चलती रहती है। जिस तरह से आपका शिक्षण चल रहा है, जिस तरह से आपका काम चल रहा है, उस अधिगम और शिक्षण के साथ सतत चलने वाली प्रक्रिया आकलन है। तो आकलन का तात्पर्य, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कि आकलन योगात्मक नहीं है, आकलन रचनात्मक है। रचनात्मक मतलब रचना के दौरान, किसी भी चीज के निर्माण के दौरान, प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में प्रयोग होने वाली प्रक्रिया एक संरचनात्मक प्रक्रिया है। तो आकलन की प्रकृति रचनात्मक है, जबकि मूल्यांकन की प्रकृति योगात्मक है। पहले एक व्यवहारवादी संदर्भों में देखेंगे तो संरचनात्मक, योगात्मक, मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट, लेकिन अब हम व्यवहारवादी संदर्भों में बात नहीं कर रहे हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो सर्जनवादी संदर्भों में कर रहे हैं, पुरावादी संदर्भों में हम बात कर रहे हैं। तो असलवादी संदर्भों में हम देखेंगे तो मूल्यांकन की प्रकृति योगात्मक है। आकलन के दौरान, आकलन के द्वारा हम ये जानते हैं कि छात्र को अधिगम हो रहा है या नहीं। हम जब पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय बीच बीच में यदि हम पूछते हैं क्यों, ठीक है, और बच्चों ने यदि सिर हिलाया कि जी सर समझ में आ गया या ठीक है, तो इसका मतलब वो भी एक आकलन हो गया। अब वहां ना आपने कोई परीक्षा ली, ना तो आपने उसके आधार पर कोई नंबर दिए, लेकिन वो भी आकलन का हिस्सा माना जाएगा। तो आकलन के द्वारा हम जानते हैं कि छात्र को अधिगम प्रॉपर हो रहा है या नहीं, जबकि मूल्यांकन के द्वारा हम छात्र की शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान करते हैं। तो ये आकलन और मूल्यांकन में थोड़ा सा भेद है। यदि हम मापन और परीक्षण की ओर चलते हैं तो चाहे मापन हो या चाहे परीक्षा या परीक्षण हो, ये दोनों मूल्यांकन की तकनीकें हैं, मूल्यांकन करने के तरीके हैं। तो परीक्षण या टेस्ट या मापन, ये मूल्यांकन के टेस्ट हैं। इसमें हम मापन की बात करें तो मापन क्या करता है? मापन आपको किसी चीज को, किसी गुण को माप करके अंक प्रदान करता है। मापन किसी चीज को माप करके श्रेणी प्रदान करता है। मापन बताता है कि साहब इसको आपने लंबाई को नापा तो लंबाई 2 मीटर है, आपने भार को नापा तो 50 किलो इसका भार है। उसी तरह से 50 केजी या 2 मीटर या 10 मीटर, इस तरह से जो हम कपड़ों को, वजन को, सामग्रियों को मापते हैं, उसी तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था में हम छात्रों को मापने लगे हैं। और छात्रों के लिए कहते हैं कि साहब ये 80% वाला छात्र है या 60% वाला छात्र है। तो ये मापन, तो मापन का काम है अंक प्रदान करना, श्रेणी प्रदान करना, ठीक है। तो गुणात्मक वर्णन भी हो सकता है मापन में और मात्रात्मक वर्णन भी हो सकता है।
तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटनाओं का गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन मापन है। उसको मात्रा के रूप में, गुण के रूप में बता देना मापन है। तो मापन एक तकनीक है, वो तकनीक आप मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग कर सकते हो। वैसे ही परीक्षा या परीक्षण की यदि हम बात करते हैं तो परीक्षा या परीक्षण भी एक तकनीक है, आकलन की या मूल्यांकन की एक पद्धति है। मुख्य रूप से परीक्षा के द्वारा या परीक्षण के द्वारा हम छात्र के ज्ञानात्मक अनुभवों की जांच करते हैं। वहां हमारे पास होता है कि छात्र ने कितना सीखा, जो चीजें हैं कितनी रटी, उस पुस्तक में से छात्र ने क्या क्या रट लिया है, जिसको आप जांचते हो परीक्षा के माध्यम से। तो परीक्षा जांचने की एक तकनीक है या मूल्यांकन करने की एक तकनीक है, लेकिन मूल्यांकन अलग प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को संपादित करने की तकनीक परीक्षा है। ठीक है, बात थोड़ी सी स्पष्ट हुई। आकलन रचनात्मक, मूल्यांकन परीक्षण और परीक्षा मापन इसकी मूल्यांकन की तकनीकें हैं। ये एक छोटा सा भेद है। उद्देश्य की दृष्टि से भी देखें तो इनके उद्देश्य भी बड़े अलग अलग हैं। चारों को समझ के हम आगे बढ़ेंगे, सृजनवादी संदर्भों की ओर बढ़ेंगे। उद्देश्य की दृष्टि से हम देखें, हम बात कर रहे हैं तो आकलन का जो उद्देश्य होता है वो निदानात्मक होता है। अच्छा, निदान शब्द का अर्थ यहाँ पर समस्या को समझना है, समस्या का समाधान करना नहीं है। प्रायः कई जगह भ्रम होता है, तो निदान शब्द का अर्थ लोग समझने लगते हैं कि किसी समस्या का निदान करना मतलब समस्या का हल कर देना। तो निदान से तात्पर्य हल करना नहीं है, निदान से तात्पर्य है समस्या के कारणों को जानना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेकर आपकी को चेक करता है, आपकी को देखता है या अन्य चीज़ों को देखता है, आपसे पूछता है रात को बुखार आया था, बुखार आने से पहले ठंड लगी थी, तो ये जो उसकी ठंड लगी थी नहीं लगी थी, या आपकी नब्ज को देखना या आपकी धड़कन को नापना, ये सारी चीज़ें निदान की प्रक्रिया में आती है। लेकिन जब बीमारी उसकी समझ में आ जाती है, वो प्रॉपर निदान कर लेता है, तब डॉक्टर क्या करता है, तब डॉक्टर करता है उपचार। उस उपचार के लिए फिर वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, दवाइयाँ देता है, इंजेक्शन लगाता है। तो दवाइयाँ देना, इंजेक्शन लगाना वो उपचार है, और उस बीमारी की जड़ तक पहुंचने की प्रोसेस निदान है। यदि डॉक्टर से डॉक्टर्स तो क्या करते हैं कि आपको बहुत सारे टेस्ट लिख देंगे कि आप डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाइए और टेस्ट आके लाइए। तो वो टेस्ट कराना, उस टेस्ट से पकड़ में आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसके आधार पर वो उपचार करता है। तो जहां हम आकलन की बात कर रहे हैं, आकलन की प्रक्रिया निदानात्मक है, अर्थात आकलन ये जानता है कि छात्र को अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कहाँ समस्या है, उस किस अधिगम नहीं होने का कारण क्या है, या अधिगम अच्छा हो रहा है तो अच्छा होने का कारणों को जानने के लिए हम आकलन करते हैं। जब मूल्यांकन की प्रक्रिया निदानात्मक नहीं है, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो मूल्य निर्णयन की प्रक्रिया है। वहां उसको मूल्य दिया जाता है, मूल्यांकन, मूल्य का अंकन किया जाता है। वहां कोई ना कोई वैल्यू उसको दे दी जाती है। वो वैल्यू ग्रेड के रूप में हो सकती है, वो वैल्यू किसी अंक के रूप में हो सकती है, वो वैल्यू प्रतिशत के रूप में हो सकती है, वो वैल्यू शब्द के रूप में हो सकती है। उस पर लेबल लगा दिया जाता है, अरे बहुत अच्छा छात्र, ये मूल्य, ये एवरेज छात्र है, ये एक्सीलेंट छात्र है, मंदितमती छात्र है, मंदमती छात्र है, पिछड़ा छात्र है, कुछ भी, तो वो मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य है किसी मूल्य का निर्णय करना, मूल्य निर्णयन। और आकलन का काम है निदानात्मक। मापन का काम है उस व्यक्ति, वस्तु या घटना के विशेषताओं को अंक और शब्द प्रदान करना, तो उनकी विशेषताओं का मापन करना उसका उद्देश्य। परीक्षा का काम है या परीक्षण का काम है छात्र के ज्ञान को या उसके कौशलों को जांचना, ये परीक्षा का उद्देश्य। केवल कौशल ज्ञान कितना उसको मिल गया, जितना सीख लिया उसने, कितना सीख लिया, कितनी उपलब्धि, उसका उपलब्धियों का परीक्षण करना, यह परीक्षा का काम है। तो ये एक आकलन, मूल्यांकन, मापन और परीक्षण में भेद की दृष्टि से हम चर्चा कर रहे हैं। एक और चीज है जो इन चारों में भेद करती है, वो चीज है अवधि, कब होता है ये। तो आकलन की यदि हम बात करें, आकलन की संपूर्ण सत्र में चलता रहता है।
मैंने कहा ना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है। तो जब जब आप शिक्षण कर रहे हैं, जब जब छात्र अधिगम हो रहा है, उसके बीच बीच में, मध्य मध्य में, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, कैसे भी, जैसे प्रायः आकलन अनौपचारिक ही होता है, तो अनौपचारिक आकलन की प्रक्रिया होती रहती है। जबकि मूल्यांकन किसी एक निश्चित पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होता है, किसी एक निश्चित इकाई की समाप्ति पर होता है। तो उसकी पाठ्यक्रम की समाप्ति होने पर मूल्यांकन होगा और पाठ्यक्रम के दौरान आकलन होगा। मापन की बात है, मापन हम कभी भी कर सकते हैं, मापन हम कभी कभी करते हैं, कभी भी करते हैं, किसी भी तरह से। मापन का फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। जब आपको अंक देना है, आपने यूनिट लिया, अंक दिया, वहां आपने अंक कर लिया। तो मापन कभी कभी वो टीचर पर डिपेंड करता है। और लास्ट में तो होता ही है, जब परीक्षा होती है, परीक्षा के अंदर भी मापन सन्निहित है। ऐसा नहीं, परीक्षा प्रक्रिया में भी मूल्यांकन और मापन दोनों सन्निहित है, या मूल्यांकन के अंदर मापन और परीक्षा सन्निहित है चीजें हैं। और जहां तक परीक्षा अंतराल पर होती है, त्रैमासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ये सब लोग जानते हैं। खैर, तो परीक्षा से भिन्न है आकलन। मुख्य हमारा जो फोकस है, सृजनवाद जिस चीज की बात करता है, या सर्जनवाद जिस चीज की बात करता है, वो आकलन की बात करता है, आकलन पर फोकस की बात करता है। वो परीक्षा पर फोकस करने की नहीं करता, मापन पर फोकस करने की बात नहीं करता। उसका सीधा सीधा फोकस है हमारे आकलन पर। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि आकलन अधिगम के लिए है। आकलन के द्वारा, या आकलन और अधिगम एक ही है। असेसमेंट एज लर्निंग, तो हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करेंगे या असेसमेंट एज लर्निंग की बात करेंगे। तो सृजनवाद के संदर्भों को समझना पड़ेगा। अब हम आकलन का आपको एक सामान्य सा परिचय दिया। अब इस सामान्य से परिचय के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं सृजनवाद की, कि सृजनवाद क्या है, कैसा है। जब हम सृजनवाद की बात करेंगे तभी हम तो मैं जो बात की कि सृजनवाद क्या है। कुछ लोग कहते हैं सृजनवाद एक नवीन संकल्पना है, पाश्चात्यों को इसका श्रेय दिया जाता है। डीवी के में भी सर्जनवाद है, या मॉन्टेसरी के दर्शन में भी सर्जनवाद है। कहते नहीं, वास्की, पियाजे या नोवेक या ड्राइवर, पासनर, इन लोगों को सर्जनवाद का श्रेय दिया जाता है। लेकिन मेरा अपना मत है कि नहीं, सर्जनवाद हमारे भारतीय चिंतन में पहले से विद्यमान था। पहले से विद्यमान था से तात्पर्य है मैकाले से पहले, मैकाले के बाद। अभी जो पारंपरिक शिक्षण पद्धति की बात करेंगे आगे, उससे मेरा तात्पर्य मैकाले के बाद की शिक्षण पद्धति से, अर्थात पिछले 150-200 सालों में चल रही शिक्षण पद्धति से, न कि हम वैदिक काल की शिक्षण पद्धति की बात करेंगे। खैर, तो अभी जब हम सर्जनवाद की बात कर रहे हैं, तो सर्जनवाद जो है यह एक वर्तमान शिक्षा शास्त्र के हिसाब से देखें तो एक नवीन आयाम है। यह ज्ञान की विभिन्न प्रवृत्तियों का ध्यान रखता है। किन प्रवृत्तियों का ध्यान रखता है सर्जनवाद? तो सर्जनवाद कहता है कि ज्ञान संदर्भानुसार होता है, फिक्स नहीं है। जैसा संदर्भ है वैसा ज्ञान है। तो संदर्भानुसारता का, संदर्भों का ध्यान रखता है सर्जनवाद। सर्जनवाद कहता है कि ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना ज्ञान होता है। इसलिए आपका ज्ञान गलत है, मेरा ज्ञान सही है, यह नहीं। उसकी दृष्टि से पूर्व ज्ञान के अनुसार, उसके संदर्भों के अनुसार, उस व्यक्ति का जो ज्ञान है वो उसके लिए सही है, और आपके पास जो ज्ञान है वो आपके लिए सही है। तो सही और गलत का लेबल नहीं होता ज्ञान का, ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ होता है। ज्ञान में, सूचना में, जानकारी में कोई लेबल नहीं है। हाँ, जो वस्तुनिष्ठ जानकारियां हैं उनकी बात छोड़ दो, लेकिन हम यह व्यापक ज्ञान की बात कर रहे हैं, अधिगम के संदर्भों में बात कर रहे हैं। तो ज्ञान पर कोई सही गलत का लेबल नहीं होता, अपना अपना रचा हुआ ज्ञान होता है। ज्ञान के बहुत से रूप होते हैं, ज्ञान मल्टीपल होता है। वो जब हम आकलन करना होता है तो हमें इन्हीं रूपों का, इन्हीं मल्टीपल नॉलेज का, या इन्हीं संदर्भानुसारता का और इसी व्यक्तिनिष्ठता का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि विद्यमान मूल्यांकन पद्धति में नहीं है। सबसे बड़ी हमारी कमी जो है कि विद्यमान मूल्यांकन पद्धति में ये सारी चीजें
नहीं है। पारंपरिक शिक्षण पद्धति है, जैसा मैंने कहा था मेकाले के बाद की हम पद्धति की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो पारंपरिक शिक्षण पद्धति है इसके अनुसार छात्र है अध्यापक, अर्थात छात्र वो ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता है और अध्यापक जो है ज्ञान का सक्रिय। अध्यापक दे रहा है और छात्र ज्ञान ले रहा है, तो छात्र निष्क्रिय रूप से बैठ करके बिल्कुल ज्ञान को प्राप्त कर रहा है और अध्यापक बिल्कुल एक्टिवली ज्ञान को प्रस्तुत कर रहा है, उनको प्रदान कर रहा है। तो दाता और प्रदाता का संबंध है, प्रदाता और प्राप्तकर्ता का संबंध है किसमें? पारंपरिक शिक्षण पद्धति में। लेकिन वर्तमान में सृजनवाद के संदर्भ में यहाँ दाता का संबंध नहीं है। पारंपरिक शिक्षण पद्धति के अनुसार अध्यापक जो बोले वो सब सही, अर्थात ज्ञान का सटीक प्रामाणिक स्रोत अध्यापक है। लेकिन मैं भी अध्यापक की, वर्तमान अध्यापक की कर रहा हूं, मैं हमारे प्राचीन गुरु की बात नहीं कर रहा हूं। उस संदर्भ में न जाएं, वहां वो गुरु न तो आज हैं और उनके होने की संभावना भी नहीं है, बहुत कम है। और उसका कारण है, नहीं होने का या कम होने का कारण हमारी परीक्षा पद्धति है, हमारी मूल्यांकन पद्धति है, हमारी आकलन की पद्धति है, जिस पर हमें सृजनवादी संदर्भों में चिंतन करने की जरूरत है। तो शिक्षक समस्त ज्ञान का एवं सही उत्तरों का स्रोत है, ये धारणा हमारे पारंपरिक शिक्षण पद्धति की है। और सृजनवाद की धारणा बिल्कुल इसके विपरीत है। सृजनवाद कहता है कि छात्र अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है। और कैसे सर्जन करता है? अपने पूर्व के आधार पर वह अपने ज्ञान का सर्जन करता है, अपने सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्र अपने ज्ञान का सर्जन करता है। यहाँ तात्पर्य ये नहीं आपने उसको दिया और उसने लिया, वो गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर उसने रचा। आपने उसके सामने कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं कि आपने किसी भी छात्र के सामने एज अध्यापक कोई चीज प्रस्तुत की, कोई विषय रखा, अब आपने विषय बता दिया के रूप में, छात्र ने उसे सुना, सुनने के बाद छात्र के माइंड में पहले से जानकारियां हैं, उन जानकारियों के साथ छात्र ने उसका समायोजन किया और समायोजन करने के बाद उसकी विद्यमान जानकारियों में एक नवीन रचना हुई। तो वो जो नवीन रचना हुई वो उसका नवीन ज्ञान है, इसलिए छात्र ने ज्ञान को रचा, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब ये जो सृजनवाद है, इसी सृजनवाद के अनेक संदर्भों में यदि हम चर्चा करें तो सृजनवाद को तीन मुख्य रूप से, तीन तरीकों से हम, या तीन वाद हैं उसके अंदर भी, संज्ञानात्मक सृजनवाद, सामाजिक सृजनवाद और मानवतावादी या मानवीय सृजनवाद की हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो संज्ञानात्मक सृजनवाद का चिंतन है, संज्ञानात्मक सृजनवाद का चिंतन है कि छात्र वैयक्तिक रूप से ज्ञान को रखे हैं। सृजनात्मक चिंतन, संज्ञानात्मक सृजनवाद कहता है कि विकास की जो अवस्थाएं हैं वो छात्र के ज्ञान को प्रभावित करती हैं। तो स्वाभाविक है, छात्र के अधिगम को या ज्ञान को विकास की अवस्थाएं प्रभावित करेंगी ही। छात्र जो है विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरता है, शारीरिक हो, भावनात्मक हो, बौद्धिक हो, संवेगात्मक, सामाजिक, वृद्धि की अनेक अवस्थाओं से क्रम दर क्रम छात्र गुजरता है। और जैसे उनसे गुजरता है उसकी अधिगम प्रक्रिया बदलाव आता जाता है, बदलाव होता रहता है। और ये विकास की अवस्था ये निश्चित करती हैं कि किस अवस्था में छात्र क्या सीख सकता है, किस अवस्था में छात्र विषय को कितनी गहराई से जान सकता है। क्या शैशवावस्था में आपको ब्रह्म और आत्मा और जीव और माया की शिक्षा देंगे तो क्या वो समझेगा, या बाल्यावस्था में देंगे तो क्या समझेगा? नहीं। उस चिंतन के लिए उसके प्रौढ़ावस्था में होना जरूरी है, उस चीज को समझित करने के लिए उसका प्रौढ़ावस्था में होना जरूरी है। तो अवस्था के अनुसार छात्र का अधिगम प्रभावित होता है। ये संज्ञानात्मक सृजनवाद की पहली अवधारणा है। फिर संज्ञानात्मक सृजनवाद अपनी दूसरी अवधारणा में कहता है कि जब विकास की सर्वोच्च अवस्था होती है,
तो उस सर्वोच्च अवस्था में उत्तम अधिक होता है, प्रौढ़ावस्था होगी विकास की, आपका विकास चरम पर आएगा, उस समय आप अच्छे तरीके से अधिगम को रच सकते हैं, अपने ज्ञान को रच सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चिंतन है। वो लाइव का ऑप्शन कोई साथ में लाइव आना चाह रहा है? नहीं, ये तो कैंसिल कर दिया हमने। खैर, तो जो हम बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मक सर्जनवाद की अगली धारणा है कि विकास की सर्वोच्च अवस्था में अधिगम उत्तम प्रकार से हो सकता है। और जब विकास की सर्वोच्च अवस्था में वो सीखता है, जैसे मैंने कहा ज्ञान, ब्रह्म, माया, इन सब की बात करना है, तो जब वो प्रौढ़ अवस्था में आ जाए, युवावस्था में आ जाए, तब आप उससे बात करें। शेषवावस्था में वो चीज क्षमता के अनुरूप नहीं है, इसलिए विकास की अवस्था का अधिगम पर प्रभाव पड़ता है, ये प्रमाणित है। अगली बात जो संज्ञानात्मक सर्जनवाद कहता है कि अधिगम में संज्ञानात्मक परिवर्तन सम्मिलित है। संज्ञानात्मक परिवर्तन से तात्पर्य, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक उदाहरण दे रहा था, उसको फिर से विस्तार से बताता हूं कि हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में एक रचना है। किस चीज की रचना है? हमारे अनुभवों की रचना है। हमने जो चीजें, जो जानकारियां, जो अनुभव बचपन से प्राप्त किए हैं, उन सब मिलकर के मस्तिष्क में एक रचना बनी हुई है। अब कोई नई जानकारी, नई सूचना हमारे सामने आती है, हम पूर्व से विद्यमान जानकारियों के साथ उसको परखते हैं, उसके साथ उसका सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं। और जब यदि सामंजस्य बैठ गई है, सामंजस्य नहीं बैठा, मतलब पूर्व ज्ञान कुछ और है, नवीन ज्ञान कुछ और है, तो हमारे मन में प्रश्न खड़ा होता है, जिज्ञासा होती है। वो कई बार ऐसा होता है, कक्षा में छात्र जब प्रश्न करते हैं, उनके प्रश्न करने का कारण है कि उनकी पहले से विद्यमान रचनाओं में, मानसिक रचनाओं में परिवर्तन हो रहा है। और यदि परिवर्तन हो रहा है तो वो समझ नहीं पा रहे कि ये ऐसा क्यों, ये नई चीज ऐसा कैसे, इसलिए उनके मन में जिज्ञासा होती है। और जिज्ञासा होती है तो वो प्रश्न करते हैं। तो जैसा रचना, जैसा ज्ञान, वैसी जिज्ञासा। जितना आपकी मस्तिष्क में विद्यमान अनुभवों की रचना का स्तर होगा, उतना आपकी जिज्ञासा का या आपके प्रश्न का स्तर होगा। तो जैसे जैसे वो बढ़ता है आपका स्तर, वैसे वैसे आपकी रचनाओं का स्तर भी बदलता है। तो ये जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, ये जो मानसिक रचनाएं हैं, ये सब संज्ञान कहलाती हैं। इन्हें हम अंग्रेजी में कॉग्निशन कहते हैं, हिंदी में संज्ञान कहते हैं। तो संज्ञानात्मक सर्जनवाद का महत्वपूर्ण, संज्ञानात्मक सर्जनवाद की महत्वपूर्ण अवधारणा है कि अधिगम में संज्ञानात्मक परिवर्तन होते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन होते हैं। महत्वपूर्ण, इन सबको समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अधिगम को और इनको नहीं समझेंगे, तब तक हम आकलन नहीं कर सकते। क्योंकि आकलन हम क्या कर रहे हैं? हम अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका आकलन कर रहे हैं। और हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब तक हम अधिगम को नहीं समझेंगे संज्ञान सर्जनात्मक संदर्भों में, तब तक हम आकलन को उचित ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं सर्जनात्मक संदर्भों में अधिगम की चर्चा कर रहा हूँ। अधिगम को आप समझिए, फिर हम अधिगम आकलन की चर्चा करेंगे। खैर, तो संज्ञानात्मक सर्जनवाद की अवधारणा की विकास की अवस्थाएं उसको प्रभावित करती हैं। दूसरी अवधारणा कि सर्वोच्च अवस्था में उत्तम अधिगम होता है। उसकी तीसरी अवधारणा में संज्ञानात्मक परिवर्तन सम्मिलित है। और लास्ट में वो कहता है कि अधिगम हेतु अधिगम कार्य की प्रकृति महत्वपूर्ण है। किस तरह का अधिगम कार्य आप छात्र को दे रहे हैं, क्यों, यथा उस कार्य की उचितनाई है या नहीं। क्योंकि प्रत्येक छात्र के कठिनाई स्तर अलग अलग होता है। किसी छात्र को कोई चीज कठिन लग सकती है, वही उसी कक्षा के किसी अन्य छात्र के लिए वही कार्य सरल हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग कठिनाई स्तर है। तो हर छात्र को उसके कठिनाई स्तर रही है या नहीं, अब आकलन करेंगे तो जब आकलन करेंगे तो उसके कठिनाई स्तर का, उसके पूर्व ज्ञान का ध्यान रखेंगे। तो कठिनाई अधिगम को प्रभावित करता है। विश्वसनीयता जानकारियों की अधिगम को प्रभावित करती है। संदर्भानुकूलता की, जो चीज आप उसको सिखा रहे हैं वो उसके आसपास के वातावरण में उपयोग में लाने लायक है या नहीं है। आप कॉस थीटा साइन थीटा पढ़ा दिए,
cos थीटा sin थीटा का उसके दैनिक जीवन में कहाँ प्रयोग हुआ उसको पता ही नहीं है, तो वो नहीं सीखेगा, अधिगम उसका प्रभावित होगा। अधिगम तभी होगा जब उसको पता होगा कि जो चीज मैं सीख रहा हूं वो मेरे संदर्भों के अनुकूल है, तो संदर्भानुकूलता की बात हो तब अधिगम अच्छा होता है। नवीनता हो उसमें, पहले से जो चीज जानता है आप वही चीज रिपीट करोगे तो बोर हो जाएगा, चला जाएगा। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है इसमें से कुछ बात कुछ लोग जानते होंगे, बोलेंगे लाइव छोड़ देंगे, ठीक है। तो नवीनता होनी चाहिए, चुनौतीपूर्णता होना चाहिए। तो अधिगम कार्य की प्रकृति में जब ये गुण होंगे, अर्थात नवीनता होगी, विश्वसनीयता होगी, उचित कठिनाई होगी, चुनौतीपूर्णता होगी, तब संज्ञानात्मक सर्जनवाद के अनुसार अधिगम महत्वपूर्ण तरीके से होगा। तो ये उसका एक महत्वपूर्ण अंश है संज्ञानात्मक सर्जनवाद का। दूसरा हम बात करते हैं सामाजिक सर्जनवाद की, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की हम बात करते हैं। तो सामाजिक सर्जनवाद की जब हम बात करते हैं तो इसमें समाज महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसकी अवधारणा नहीं है। जैसे अवधारणा संज्ञान महत्वपूर्ण है, सब कुछ संज्ञान पर आधारित है, व्यक्ति के संज्ञान में चलने वाली प्रक्रियाओं पर कुछ आधारित है। जबकि सामाजिक सर्जनवाद कहता है कि नहीं, समाज में रहता है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए अधिगम की प्रक्रिया में समाज का या सामाजिक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सामाजिक सर्जनवाद की बात होती है। सामाजिक सर्जनवाद कहता है कि छात्र और शिक्षक की अंतःक्रिया से अधिगम होता है। केवल अकेले छात्र मन ही में अधिगम कर लेगा ऐसा नहीं, अधिगम करने के लिए छात्र और शिक्षक की अंतःक्रिया अधिगम में महत्वपूर्ण है। तो छात्र शिक्षक की अंतःक्रिया से अधिगम होगा। दूसरी बात यह करता है कि अंतःक्रिया के द्वारा केवल सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं किया जाता, अपितु सूचनाओं के अर्थों को भी समझा जाता है, सूचनाओं के अर्थों को भी एक दूसरे से साझा किया जाता है। अब आवाज आप लोगों को आ रही है, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? यदि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कुछ डिस्टर्बेंस हो तो आप मुझे लिखिएगा, मुझे स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा क्योंकि घर में नेट प्रॉब्लम होती है। खैर, तो हम आगे बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि सामाजिक सर्जनवाद की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक सर्जनवाद में छात्र शिक्षक अंतःक्रिया के माध्यम से मात्र सूचनाओं को, जानकारियों को, ज्ञान को साझा नहीं करते, अपितु उन सूचनाओं के अर्थों को भी साझा करते हैं। तो यहाँ पर साझेदारी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अधिगम साझेदारी से होता है, यहाँ पर साझा अधिगम होता है, ठीक है। और इस तरीके से कक्षा छात्र की साझेदारी, छात्र की साझेदारी, एक छात्र और छात्रा की साझेदारी, अनेक प्रकार की साझेदारियों में अधिगम होता है। तो अधिगम का या ज्ञान वृद्धि का सामाजिक अखाड़ा एक कक्षा है, ऐसा कहा जा सकता है सामाजिक सर्जन के संदर्भ में। तो ये कहता है कि छात्र अपने ज्ञान को, अपने रचे हुए ज्ञान को दूसरे द्वारा रचे हुए ज्ञान के साथ तुलना करता है और उसको तुलना करके एक नई दिशा में अपने ज्ञान को ले जाता है और एक नए ज्ञान की रचना करता है। तो दूसरे के ज्ञान और अपनी समझ का परीक्षण कर छात्र अपनी समझ को विकसित करता है। यह एक बात है। आगे हम बात करें सामाजिक सर्जनवाद की हमने बात की, संज्ञानात्मक सर्जनवाद की हमने बात की। तीसरी हम बात करते हैं मानवतावादी सर्जनवाद की, मानवीय सर्जनवाद की। तो ये जो है इसका जो फोकस है, मानवीय सर्जनवाद का जो फोकस है, ये अधिगम को की क्रियाशील प्रक्रिया के रूप में देखता है। अधिगम कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, अधिगम कैसी प्रक्रिया है? क्रियाशील प्रक्रिया है। और किस लिए प्रक्रिया है, किस काम के लिए प्रक्रिया है? तो अर्थ धारण करने की प्रक्रिया है। जो भी चीज, जो भी जानकारी, घटना, जो भी तथ्य आपके सामने, उसको आप किस अर्थ में समझ रहे हैं, तो वो उसका अर्थ समझने की जो प्रक्रिया है वो अधिगम है, और वो प्रक्रिया क्रियाशील है। और इस प्रक्रिया पर छात्र का नियंत्रण है, इस प्रक्रिया पर अध्यापक का नियंत्रण नहीं है। अधिगम की जो क्रियाशील प्रक्रिया है
छात्र जैसे चाहे वैसे अधिगम करे। तो ये एक बात है। अगली बात जो हम कर रहे हैं कि छात्र अनुकूलन द्वारा संकल्पनाओं का प्रगतिवादी ढंग से पुनर्निर्माण करता है। अर्थात यहाँ अनुकूलन की बात, एडॉप्टेशन की बात आ गई, एकोमोडेशन एडॉप्टेशन का कॉन्सेप्ट है। तो अनुकूलन जो है विभिन्न परिस्थितियों के साथ अपने आप को अनुकूल करना, विभिन्न जानकारियों के साथ अपने आप को अनुकूल करना, विभिन्न संकल्पनाओं के साथ अपनी पूर्व संकल्पनाओं को अनुकूल करना। तो छात्र क्या करता है, में छात्र अनुकूलन करता है। उसके पास जो जानकारियां हैं उन जानकारियों से आने वाली नई जानकारियों को अनुकूलित करता है। तो उसके अनुकूलन के द्वारा संकल्पनाओं को का पुनर्निर्माण करता है। विद्यमान संकल्पनाओं में परिवर्तन हुआ तो संकल्पना का पुनर्निर्माण हुआ। यह सर्जनवाद की, मानवीय सर्जनवाद की अवधारणा है। तो समझना जरूरी है। ये सब संज्ञानात्मक सर्जनवाद हो, सामाजिक सर्जनवाद हो या मानवीय सर्जनवाद हो, कुछ बिंदुओं पर ये सारे लोग एक सहमत हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जहां उनकी सहमति है हम उन सहमति की चर्चा करें तो वो कहते हैं इन सब की जो सहमति है कि अधिगम ज्ञान प्राप्त करने की निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, अपितु अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने, अर्थ को समझने या सर्जन करने की क्रियाशील प्रक्रिया है। सबका ये कहना है, सब इस चीज को मानते हैं कि केवल ज्ञान को प्राप्त करने की निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है अधिगम। ठीक है, अधिगम क्या है? अधिगम समस्याओं को हल करने, कैसी समस्याओं को? सार्थक समस्याओं को। तो सार्थक समस्याओं को हल करने की और उनके अर्थ को रचने या समझने की क्रियाशील प्रक्रिया है, वो अधिगम है। इस पर सारे तीनों सर्जनवादी सहमत हैं। बाद में जो उनकी सहमति का एक और बिंदु है, वो लोग कहते हैं नवीन अधिगम के पूर्व ज्ञान पर आधारित, तो ये पहले से चली आ रही है ये बात, इसमें कुछ नवीनता नहीं। तो पूर्व ज्ञान पर आधारित है जो नवीन अधिगम में सहायता भी कर सकता है और बाधक भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप पहले से जो जानते हैं वो चीज आपको नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करने देती या अच्छे से एक्सेप्ट करने देती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप पहले से क्या जानते हैं, पहले से आपका अधिगम क्या है, वो आपको नवीन अधिगम में बाधा या सहायता पैदा करेगा। तीसरी जो बात होती है, अधिगम में पूर्व नियोजित संकल्पनाओं की पुनर्व्यवस्था निहित है। जो पहले से मानसिक संकल्पनाएं हैं उनका रीस्ट्रक्चर करना अधिगम है। अधिगम में वो रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया भी होती है, उनकी पुनर्व्यवस्था जिसको कहेंगे। किसकी पुनर्व्यवस्था? कॉन्सेप्ट्स की। किसकी पुनर्व्यवस्था? संकल्पनाओं की। तो संकल्पनाओं की, कॉन्सेप्ट्स की पुनर्व्यवस्था अधिगम में की जाती है। इस बात पर भी तीनों सर्जनवादी, सामाजिक, संज्ञानात्मक और मानवतावादी, ये तीनों प्रकार के सर्जनवादी सहमत हैं। तीनों प्रकार के सर्जनवादी इस बात पर भी सहमत हैं कि सामाजिक मेल मिलाप से अधिगम का संवर्धन होता है, अधिगम बढ़ता है। समाज में जितना व्यक्ति जाएगा, जिस प्रकार के लोगों से मिलेगा, उतनी उसका अधिगम होगा। जरूरी नहीं है कि वो केवल कक्षा तक सीमित हो, अन्य प्रकार से भी का अधिगम हो सकता है। और प्रामाणिक एवं विश्वास कार्यों द्वारा अर्थपूर्ण सार्थक अधिगम कराया जा सकता है। इन सारी चीजों पर ये सारे सर्जनवादी। तो अब जब हम इस प्रकार से अधिगम लेंगे, अधिगम का अर्थ केवल कोई लेने देने की प्रक्रिया नहीं, अधिगम यहाँ पर रचने की बात है, अधिगम यहाँ समझने की बात है। अधिगम को हम जो पहले व्यवहारवादी परिभाषाओं में सीमित रखते थे कि वो कुत्ते का प्रयोग किया या बिल्ली का प्रयोग किया, कि वो बिल्ली हो या पेवलोव का कुत्ता हो, तो ये जो कुत्ते बिल्ली वाले प्रयोग हैं, इनसे ऊपर बढ़ के अधिगम बहुत बड़ी चीज है। मात्र मनोविज्ञान में हम कुत्ते बिल्ली के प्रयोगों को पढ़ा करके, खैर उसकी अपनी भूमिका है, उसने एक आधार प्रदान किया है, उस आधार पर ही हम आगे की नींव खड़ी कर पाए हैं। तो वो सर्जनवादी संकल्पना है। हम यदि इसकी भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारतीय संदर्भ में पहले से ही अधिगम सर्जनवादी संकल्पना है। रटना जरूर जब पी का आविष्कार नहीं मात्रा में था, लेकिन अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं थी जिनसे शिक्षण किया जाता था, जिनसे आकलन किया जाता था, जिनसे आकलन को सर्जनवादी तरीकों से किया जाता था।
तो जैसे मैंने बताया कि आकलन के द्वारा हम क्या जानते हैं, आकलन के द्वारा हम अधिगम हो रहा है नहीं वो जानते हैं। आकलन की प्रक्रिया के साथ साथ अधिगम होता है या अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ आकलन होता है। और आकलन जैसे मैंने बताया था कि सूचना को संकलित करने का और उस पर विचार विमर्श का एक प्रक्रिया है। या इस तरह से भी कह सकते हैं हम कि आकलन जो है वो छात्रों के अधिगम एवं विकास के व्यवस्थित आधार का अनुमान है। कितना अधिगम हुआ, कितना विकास हुआ, उसके व्यवस्थित आधार का अनुमान लगाने की प्रक्रिया आकलन है। आकलन किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। बहुत सारी चीजें हो सकती है आकलन के दौरान। आकलन में हम चयन कर सकते हैं, आकलन में हम रचना कर सकते हैं, आकलन में हम एकत्रीकरण कर सकते हैं, आकलन में हम विश्लेषण कर सकते हैं, आकलन में हम चीजों की व्याख्या कर सकते हैं तथा सूचनाओं को उपयुक्त प्रयुक्त कर सकते हैं। तो इन सब का प्रयोग कर छात्र का ना विकास हुआ, उसको उसके अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया आकलन है। ठीक है, अब ये आकलन क्यों हम आकलन करें, क्यों हमारी तो परीक्षा होती है, साल के एंड में परीक्षा हो जाती है या सेमेस्टर के एंड में परीक्षा होती है या यूनिवर्सिटी होता है, ये अलग से आकलन का झंझट क्यों करना। नहीं, ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? छात्र की दृष्टि से जरूरी है, अध्यापक की दृष्टि से जरूरी है, परिजनों की दृष्टि से जरूरी है, पाठ्य सामग्री या पाठ्यक्रम या सहगामी क्रियाओं की दृष्टि से जरूरी है। जो छात्र की दृष्टि से कैसे जरूरी है, यह आकलन हमें बताता है कि छात्र क्या जानते हैं। आकलन हमें बताता है कि छात्र की रुचियां किसमें हैं। आकलन हमें बताता है कि छात्र की जरूरतें क्या हैं। आकलन हमें बताता है कि इन जरूरतों को कर योग्यता अनुरूप पाठ्यक्रम का चयन कैसे करें। ये छात्र की जानकारियां। आकलन अध्यापक का सहयोग करता है उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करने में। आकलन यदि करेंगे तो शिक्षण प्रक्रिया में परिष्कार करने में आकलन सहयोग करता है, तो उचित शिक्षण विधि का चयन करने में सहयोग करता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रभावशाली संचालन में सहयोग करता है, आकलन योजना बनाने में सहयोग करता है, आकलन शिक्षण सामग्री का विकास करने में सहयोग करता है, छात्र की आवश्यकता को तदनुरूप रणनीति बनाने में सहयोग करता है। तो आकलन महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं आकलन नहीं करना, छात्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दृष्टि से महत्वपूर्ण है। छात्र की किस प्रकार पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उनका चयन कैसे करें, प्रकार के छात्रों के लिए कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं उचित होंगी, उसके लिए आकलन महत्वपूर्ण है। छात्र की कलात्मक, रचनात्मक क्षमता को जानने के लिए आकलन महत्वपूर्ण है। छात्र किस क्षेत्र में कितनी छात्र ने, उससे परिजनों को अवगत कराने के लिए आकलन महत्वपूर्ण है। छात्र दक्षता, किस विषय में छात्र है, छात्र कौन काम बहुत कुशलता पूर्वक कर सकता है, ये परिजनों को बताना है, तो आपको समय समय पर आकलन करना होगा, सतत प्रक्रिया के रूप में आकलन करना होगा। छात्र को कहाँ समस्या आती है, उस समस्याओं में घर की क्या भूमिका है, वो परिजनों को बताना है, तो आपको आकलन करना होगा। तो आकलन बहुत ही इन सारी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि आकलन का अर्थ अलग है, मूल्यांकन का अर्थ अलग है, परीक्षा का अर्थ अलग है, मापन का अर्थ है। इस वीडियो में मैंने ये चर्चा आपसे की, तो इन सारी दृष्टि से आपको आकलन को अलग अलग रूप से समझना होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि आकलन क्या नहीं है, या आकलन मूल्यांकन प्रक्रिया के अंदर भी आकलन होता है, तो मूल्यांकन क्या नहीं है। जिन चीजों को हम अभी तक करते आ रहे हैं और हमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि आकलन जो है छात्रों कराने का साधन नहीं है। अरे तुम्हारा आकलन कर रहे हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम बहुत गड़बड़ कर रहे हो, हाँ इस चीज का तुम पर प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारे रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा, इस तरह की बातें करना आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो छात्र को भयभीत करना आकलन नहीं है, छात्र पर दबाव बनाना आकलन नहीं है, छात्र को भय या दबाव के द्वारा पढ़ने के लिए, रटने के लिए प्रेरित करना आकलन नहीं है। होता क्या है वर्तमान में, पढ़ो नहीं तो परीक्षा में फेल हो जाओगे, पढ़ो नहीं तो कम नंबर आएंगे, पढ़ो वरना पास वाले का परीक्षा में तुमसे ज्यादा नंबर आ जाएगा, तो इसलिए पढ़ो कि नंबर लाना है, इसलिए पढ़ो कि फेल नहीं होना है। ये आकलन नहीं है। तो
इसको आकलन नहीं कह सकते। सारी चीजें बेसिकली ही गलत है, मूल रूप से ही गलत है, जिससे हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। छात्रों की लेबलिंग करना आकलन नहीं है। आकलन हम इसलिए नहीं करते कि हम लेबल कर दें, अरे ये मंदितमती छात्र, अरे ये प्रतिभाशाली छात्र, अरे ये धीमा छात्र, अरे ये होशियार छात्र। तो धीमा, होशियार, मंदितमती, प्रतिभाशाली, समस्यात्मक छात्र या अपराध, इस तरह का छात्र को समस्यात्मक का, मंदितमती का, पिछड़े का लेबल देना, टैग लगाना, टैगिंग करना, तो ये टैगिंग करने के लिए आकलन नहीं था। तो आकलन टैगिंग नहीं है, आकलन दबाव नहीं है, आकलन भय नहीं है। आकलन इसलिए भी नहीं है कि आप उन बच्चों को पहचाने जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है। वो उपचारात्मक और निदानात्मक के कॉन्सेप्ट में नहीं गड़बड़ है कि कई लोग हाँ टेस्ट ले लो, टेस्ट लिया, इन बच्चों के नंबर आए, सारे 3rd क्लास पास हुए, इनका अलग सेक्शन बना दो। ये एक विचित्र सा कॉन्सेप्ट आजकल की शिक्षा व्यवस्था में चला है। सारे सी सेक्शन, डी सेक्शन, ई सेक्शन, एफ सेक्शन, बिल्कुल लास्ट वाला एक सेक्शन बना देंगे जिसमें उन बच्चों को रखा जाएगा जिनका लेवल बिल्कुल ही मतलब लेवल कमजोर या लेवल ज्यादा नहीं है। टैगिंग इस तरह से कर दी गई है शिक्षा व्यवस्था में कि वे पिछड़े हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन सबको एक साथ रखने से वो एक दूसरे से अच्छे छात्र के साथ या किसी अन्य, अच्छा भी नहीं है, क्षमता इसका प्रयोग किया मैंने, तो किसी अन्य छात्र के साथ रहने से जो सीख सकता है वो उसी प्रकार के छात्रों के साथ रहेगा जिसको भी, जिनको आता है, जितना वो जानते हैं, तो उसकी अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होगी। तो इस तरह का वर्गीकरण करने के लिए आकलन नहीं है, इस तरह से सेक्शन बनाने के लिए आकलन नहीं है, सर्जनवादी आकलन तो बिल्कुल नहीं है। तो आकलन क्या है, आकलन किस लिए है? आजकल जो हमारे आकलन में की पद्धति है, वर्तमान में जो हमारी परीक्षा पद्धति है, ये परीक्षा पद्धति आकलन को भी प्रभावित कर रही है और बड़े ही नकारात्मक से प्रभावित कर रही है। भारत में मूल्यांकन शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं, आकलन से व्यापक शब्द मूल्यांकन जैसा है, तो मूल्यांकन शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो क्या ध्यान में आता है? परीक्षा ध्यान में आती है। क्या ध्यान में आता है? तनाव ध्यान में आता है। क्या ध्यान में आता है? दुश्चिंता ध्यान में आती है। तो परीक्षा, तनाव और दुश्चिंता का नाम मूल्यांकन है। तो ये बड़ा विचित्र सा वो हो चुका है। इस परीक्षा पद्धति के कारण शिक्षा के क्षेत्र में, पाठ्यचर्या में कितना भी नवाचार कर लो, कितनी भी इसकी कितना भी चेंज करना चाहो, लेकिन सारे के सारे नवाचार परीक्षा के सामने धराशायी हो जाते हैं। सब धराशायी, सारी चीजें धराशायी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में एक ही काम करना है कि परीक्षा किस लिए पढ़ना है? परीक्षा के लिए पढ़ना है। जबकि इस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है, आपके द्वारा लाए गए नंबरों का कोई औचित्य नहीं रहता। बहुत सारे स्थानों पर आपने शास्त्री में, बीए में, ग्रेजुएशन में 80% नंबर लाए, मान लो। अब आपको टीचर बनना है, कहेंगे नहीं 80% बनाएंगे, आप टीचर सीख के आओ। फिर आप बीएड करने जाओगे, जहां आप करने जाओगे वहां कहोगे मेरा 80% एडमिशन दे दो। नहीं नहीं, तुम्हारे 80% से कुछ नहीं होता, हम तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम लेंगे साहब, प्रवेश परीक्षा फिर से लेंगे। उनको आपके 80% पास नहीं है, वो अपनी परीक्षा लेंगे, फिर वहां आपको एक लेबल देंगे, आपको देंगे, सिलेक्शन करेंगे। आपने वहां सिलेक्शन करके बीएड किया, अब बीएड में भी आपके 85% आ गए। अब आप केवी में जाओ स्कूल में कि साहब मेरे बीएड में 85% है, वहां 80% है, मुझे टीचर बना लो। वो कहेगा नहीं नहीं, वो 80% की वैल्यू नहीं है, वो 85% की वैल्यू नहीं, हम अपनी परीक्षा लें। फिर वो केंद्रीय विद्यालय संगठन आपकी परीक्षा लेगा, परीक्षा में आप पास हो गए, कहेगा नहीं नहीं, लिखित पे भी विश्वास नहीं है हमें पूरा, आपने लिखित में नंबर ले आए, सिलेक्ट हो गए तो हम आपको ले लें, अब हम आपका इंटरव्यू भी लेंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे पर ही विश्वास है। एक जगह की पद्धति दूसरी परीक्षा पद्धति को या दूसरी संस्था को विश्वास नहीं है। इसीलिए क्यों? क्योंकि ये उनका दोष नहीं है, उन संस्थाओं का दोष नहीं है, उन व्यक्तियों का दोष नहीं है, दोष इस परीक्षा पद्धति का है, दोष हमारी इस व्यवहारवादी सोच का है। ये जो हमारी वर्तमान में आकलन की या परीक्षा की पद्धति है, ये हमें सीमित करती है, ये हमें सर्जनात्मक बनाती, ये हमें बंधनात्मक बनाती है। इस परीक्षा पद्धति में हम केवल जानने के लिए पढ़ते हैं। लॉर्ड मैकाले ने जब पद्धति को लागू किया, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति जो अंग्रेजों ने अपने यहाँ शिक्षा पद्धति लागू की, तो उनका उद्देश्य था कि आप उनको उस तरह के लोग चाहिए थे जो केवल उनके निर्देशों को रटे, उनके निर्देशों को जाने और उनके आदेश को फॉलो करे, उनकी आज्ञा को फॉलो करें। उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए थे कि वो अपना सर्जन कर पाए, उनको क्रिएटिव लोग नहीं चाहिए थे, उनको
विचारशील पैदा नहीं करने थे। उनकी तो शिक्षा व्यवस्था केवल उनके कार्यालयों में क्लर्क का काम करने के लिए, कि उनको सारे लोग अंग्रेज विदेशों से न बुलाना पड़े, ब्रिटेन से न बुलाना पड़े, वहां से बुलाएंगे तो महंगे पड़ेंगे, यहाँ पर सस्ता लेबर अवेलेबल हो जाएगा। तो सस्ता लेबर अवेलेबल कराने के लिए उनकी शिक्षा पद्धति थी। लेकिन वही परीक्षा पद्धति, वही आकलन की पद्धति, वही मूल्यांकन की पद्धति आज 200-250 साल बाद भी जारी है। हमें उसको छोड़ के सर्जनवादी संदर्भों में सोचने की जरूरत है। तो जो मैं बात कर रहा हूं कि हमारा जो आकलन है, हमारा जो सर्जनवादी आकलन है, वो लेबलिंग नहीं करता। हमारा सर्जनवादी आकलन जो है वो छात्रों में भय पैदा नहीं करता, वो छात्रों में दबाव पैदा नहीं करता, वो छात्र को और अधिक अधिगम करने के लिए प्रेरित करता है। आकलन कोई नियमित परीक्षण नहीं है कि दैनिक आकलन है, अपितु दैनिक गतिविधियों के अंग और अभ्यास ही पर्याप्त है। इसके लिए कोई रूटीन आप वीकली टेस्ट लेंगे, मंथली टेस्ट लेंगे, यूनिट टेस्ट लेंगे, नहीं नहीं नहीं, यह आकलन नहीं है। आकलन जो उसके दैनिक दिनचर्या, उस दिनचर्या में समाहित, उसी में आकलन कर लेना है। आप जो कक्षा में कार्य के साथ साथ अभ्यास कराते हैं, उस अभ्यास के दौरान ही आपका हो जाएगा, वहीं आपको आकलन कर लेना है। आकलन में आप छात्र के अंक या श्रेणी पर बल नहीं देते, अपितु छात्र के अधिगम पर बल देते हैं। वर्तमान में आकलन क्या है? शिक्षक के ज्ञान के विरुद्ध छात्र के ज्ञान को जांचना। हमारी जो परीक्षा पद्धति है ये क्या करती है? पत्र सेटर का जो माइंड सेट है, उस माइंड सेट से आप छात्र के माइंड सेट की तुलना करते हो साहब। और जितनी तुलना आपने की कि हाँ टीचर के माइंड सेट जितना मैच करेगा उतना वो सफल है, और जितना उस व्यक्ति टीचर के माइंडसेट से स्टूडेंट का माइंडसेट डिफर करेगा उतना वो असफल है। ये कौन सी परीक्षा हुई? ये कौन सी विधि हुई कि आपने कुछ तकनीकी खराबी के कारण बीच में कट गया था, तो बस अंत में अपनी 5-7 मिनट की बात है, उस बात को समाप्त करके, उस बात को कह के अब समाप्त करूंगा। तो आकलन के सृजनवादी संदर्भों के लिए मैं कह रहा था कि शिक्षक के ज्ञान के विरुद्ध छात्र के ज्ञान को जांचा जाता है, जो कि उचित नहीं है। और हम ये भी देखते हैं वर्तमान व्यवस्था में कि प्राप्तांकों और योग्यताओं में कोई सहसंबंध ही नहीं। प्राप्तांक अलग है, योग्यता अलग है, उन दोनों का परस्पर कोई सहसंबंध नजर ही नहीं आता। वहां 90% है लेकिन उसके 90% लायक नहीं है, जबकि कई व्यक्ति ऐसे भी जो शिक्षा में असफल है लेकिन जीवन में और कार्य क्षेत्रों में बहुत सफल है, बहुत बड़े उद्योगी बने हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बने हैं, कलाकार हैं, लेकिन वहीं उनको नंबर परीक्षा में आपने फेल कर दिया। जो 10वीं में फेल हो गया वो हॉलीवुड का या बॉलीवुड का बहुत बड़ा हीरो बन गया, तो उसमें वो कौशल था। लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति को नापने का अवसर नहीं है, हम बल अध्यापक के ज्ञान के विरुद्ध छात्र के ज्ञान को मापते हैं, जो कि सरासर गलत है। हमने क्या किया कि शिक्षक पूर्वाग्रह को हटाने के लिए वस्तुनिष्ठ पत्र या वस्तुनिष्ठ प्रणाली को हमने लागू कर दिया कि नहीं, कॉपी जांचते समय, मूल्यांकन करते समय अध्यापक जो है वो वस्तुनिष्ठ तरीके हो, उसका उस पर लागू ना हो। क्योंकि अध्यापक यदि घर से लड़के आया है तो हो सकता है पत्र के मूल्यांकन में 2 नंबर घटा दे, 2 नंबर बढ़ा दे, तो वो हटाने के वस्तुनिष्ठ पद्धति ले आए। लेकिन वस्तुनिष्ठ पद्धति में क्या है? वस्तुनिष्ठ पद्धति में भी आप छात्र को सीमित कर रहे हैं, वहां भी आप शिक्षक के ज्ञान के विरुद्ध ही जांच रहे हैं, वहां भी आप यही कह रहे हैं कि नहीं ये 4 आंसर हैं, इन 4 उत्तरों में से अपना उत्तर चुनो। आप ये सोच ही नहीं रहे हैं कि छात्र कोई 5वां उत्तर, कोई 6ठा उत्तर भी सोच सकता है, और छात्र के मन में यदि उस चीज का कोई 5वां या 6ठा उत्तर है तो उसको देने के लिए, उसको रचने के आपने अवसर ही नहीं दिया है। तो वो जो चीजें हैं, वो जो बात है, वस्तुनिष्ठता के नाम पर छात्र की क्रियाशीलता सर्जन प्रश्न पत्रों में, परीक्षाओं में, मूल्यांकन में, आकलन में, वो एक बहुत बड़ा हमारी पाठ्यक्रम विधि में चला आ रहा है। उनसे दूर हटने के लिए हमें सर्जनवादी की जरूरत है। तो हम सर्जनवादी आकलन समझे, तो लास्ट में अपनी बात में करता हूं,
4-5 पॉइंट में सर्जनवादी आकलन के संदर्भ में मैं बात करता हूं कि हम आकलन करते हैं यह सोचे कि का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है, ज्ञान के अनेक अर्थ हो सकते हैं। छात्र को अपने पूर्व ज्ञान, अपनी पृष्ठभूमि में किसी अर्थ उसका बना रहा है तो आपको उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर उसके द्वारा रचे गए ज्ञान को आकलित करने की आवश्यकता है, वहां ध्यान देने की जरूरत है। आपको यह बात करनी है कि हम यहां पर केवल प्रोडक्ट पर बल नहीं दे रहे, हमारा फोकस प्रोडक्ट पर नहीं होना चाहिए। आकलन समय आकलन, सर्जनवादी आकलन का फोकस प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों इक्वली है। आप प्रक्रिया भी उतना ही बल देंगे जितना कि आप परिणाम पर देंगे। तो प्रक्रिया और परिणाम अर्थात शिक्षणाधिगम, अधिगम और लास्ट में उसका परिणाम अधिगम पर ही समान रूप से बल दें, सर्जनवादी आकलन का कार्य है। सर्जनवादी आकलन का क्या है? अधिगम प्रक्रिया के रूप में समझना, मात्र निष्क्रिय नहीं। सर्जनवादी आकलन का कार्य है छात्रों के वास्तविक जीवन समस्या समाधान की क्षमता पर अवधान देना कि छात्र ने वास्तविक जीवन में विद्यमान समस्या समाधान कर पा रहे हैं या नहीं। सर्जनवादी आकलन का कार्य है या उसका उद्देश्य है छात्र के अधिगम को बढ़ाना, प्रतिपुष्टि को प्राप्त के छात्र नवीन दिशा में आगे बढ़ते हैं। सर्जनवादी आकलन का कार्य है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक कॉग्निटिव दक्षताओं के संवर्धन में सहायता करना। सर्जनवादी आकलन का कार्य सत्ता का नियंत्रण, सत्ता और नियंत्रण करना। वो केवल शिक्षक के हाथ में ना हो। किसकी सत्ता? सरकार नहीं, सत्ता कक्ष के अंदर विद्यमान शैक्षिक प्रक्रियाओं के संचालन की सत्ता या नियंत्रण में, आकलन में सत्ता या नियंत्रण की सहभागिता, उनके साथ साझा। छात्रों को अधिकार होना चाहिए कि वो करे, वो सीखना चाहे। छात्र को यह अधिकार होना चाहिए कि वो डिसाइड करे वो कैसे सीखना चाहता है। तो क्या करना चाहे, कैसे सीखना चाहता है, ये छात्र को निर्धारित करना चाहिए। इस प्रकार अधिगम जो है, आकलन जो है, अधिगम का आकलन जो है वो एक सहकारी प्रक्रिया है, एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। तो लर्निंग को एज ए कोलैबोरेटिव प्रोसेस समझना, आकलन को तरह से समझना सर्जनवादी संदर्भों में ये महत्वपूर्ण है। अंत में हम ऐसा कहेंगे कि हमारा सर्जनवादी आकलन ऐसा हो जो नव प्रवर्तकता के साथ, नवाचारिता के साथ बालक के, छात्र के सर्वांगीण विकास में योग है। इस तरह सर्जनवादी आकलन होना चाहिए। अब आवश्यकता है, अब समय आ गया है अपनी शिक्षा पद्धति में बदलाव करके सर्जनवादी आकलन को अपनाने का।